गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। इससे पहले हम फ्लावर की स्ट्रक्चर पढ़ चुके थे। पुष्प की संरचना के साथ में हमने उसके जो लैंगिक भाग थे, पुमंग था, उसके बारे में पढ़ चुके थे। स्टेमन क्या होता है, एंथर क्या होता है, स्ट्रक्चर ऑफ एंथर क्या होती है, इन सब चीजों के बारे में हम अध्ययन कर चुके थे। आज हम जो पढ़ेंगे उसका नाम है लघु बीजाणु जनन। क्या नाम है उस टॉपिक का? नाम है लघु बीजाणु जनन, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस इसमें क्या होता है, लघु बीजाणुओं के निर्माण की जो क्रिया होती है वो कहलाती है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस या फिर लघु बीजाणु जनन। होता क्या है, माइक्रोस्पोर मदर सेल होती हैं। माइक्रोस्पोर मदर सेल में होता क्या, समसूत्री विभाजन होते हैं, अर्धसूत्री विभाजन होते हैं, और इन विभाजनों के पश्चात अंत में चार लघु बीजाणु बनते हैं। चार क्या बनते हैं? लघु बीजाणु। यानी हम ये कह सकते हैं कि माइक्रोस्पोर मदर सेल में विभाजन के पश्चात जो लघु बीजाणु बनते हैं, ये बनने की जो क्रिया है ये माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहलाती है, लघु बीजाणु जनन कहलाती है। और इससे जो बनने वाले चार लघु बीजाणु हैं, ये चारों के चारों लघु बीजाणु एक कैलोज परत के द्वारा एक दूसरे से क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। अब जो माइक्रोस्पोर जो मदर सेल है, इसमें विभाजन के भी दो प्रकार पाए जाते हैं। टू टाइप ऑफ डिवीजन कितने पाए जाते हैं? दो प्रकार का विभाजन पाया जाता है। एक तो होता है उत्तरोत्तर विभाजन और एक होता है युगपत। यानी एक तो होता है सक्सेसिव टाइप और एक होता है सिमुलेटेड टाइप का। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे सक्सेसिव टाइप में क्या होता है। जो उत्तरोत्तर जो प्रकार का जो विभाजन है ये होता है मोनोकोट प्लांट में। ये किसमें होता है? मोनोकोट प्लांट्स में होता है। क्या होता है? सबसे पहले केंद्रक विभाजन के पश्चात दोनों केंद्रकों के मध्य एक पट्टिका का निर्माण होता है। यानी जो केंद्रक जो होता है उसमें विभाजन होगा। केंद्रक में विभाजन से ये देखिए, ये माइक्रोस्पोर मदर सेल है, ये सक्सेसिव टाइप का विभाजन हो रहा है। इसमें क्या होगा, जो मदर सेल के अंदर जो केंद्रक है जो सेंटर में, इसमें विभाजन होगा और विभाजन से जो दो केंद्रक बनेंगे, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला, दोनों केंद्रकों के बीच में क्या बन जाएगी, एक पट्टिका का निर्माण हो जाएगा। और ये पट्टिका जो है ये लेटरल वॉल्व की तरफ बढ़ेगी। किसकी तरफ बढ़ेगी? लेटरल वॉल्व की तरफ। यानी भित्ति की तरफ क्या होगी, इसके अंदर वृद्धि होगी। ये धीरे धीरे क्या होती जाएगी, विकसित होती जाएगी। इस पट्टिका पर कैलोज का निक्षेपण होता है। ये जो पट्टी बन रही है इसके ऊपर कौन से रासायनिक पदार्थ का निक्षेपण होता है? इसके ऊपर कैलोज नामक रासायनिक पदार्थ का क्या पाया जाता है? निक्षेपण पाया जाता है। ठीक है, पहले विभाजन के पश्चात जो द्विकोशिकीय अवस्था बनती है, जो पहले विभाजन के पश्चात दो कोशिकीय अवस्था बनती है, ये द्विक कहलाती है। ये क्या कहलाती है? द्विक कहलाती है। ठीक है, अब इस द्विक में क्या होंगे, ये द्विकोशिकीय अवस्था है। ये क्या है? द्विकोशिकीय अवस्था, इसे बोलेंगे द्विक। ठीक है, इस द्विकोशिकीय अवस्था के अंदर क्या होगा, अब विभाजन होंगे। अब इस द्विकोशिकीय अवस्था में भी क्या होंगे, विभाजन होंगे। और जब विभाजन होंगे तो कितनी कोशिकाओं का निर्माण होगा? यानी चार पराग कणों का निर्माण होगा। किनका निर्माण होगा? चार पराग कणों का। और ये चारों के चारों पराग कण हमको एक तल से देखने पर स्पष्ट नजर आते हैं। देखो ये रहे, ये है माइक्रोस्पोर। यानी क्या होता है, सबसे पहले केंद्रक का विभाजन होगा। केंद्रक के अंदर जब पहला विभाजन जब होगा, पहले विभाजन के पश्चात बीच में पट्टिका का निर्माण होगा जो लेटरल वॉल की तरफ वृद्धि करेगी और इस पट्टिका के ऊपर कैलोज का क्या होगा, निक्षेपण होगा। बनने वाली ये जो संरचना है, जो द्विकोशिकीय संरचना है, इसको द्विक कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? द्विक कहा जाता है। ठीक है, अब इसमें दूसरा जब विभाजन होगा तो ये जो दो कोशिकाएं हैं ये चार में क्या हो जाएंगी, विभाजन हो जाएंगी। चार पराग कणों का एक चतुष्क बन के क्या हो जाता है, तैयार हो जाता है। और ये सारा का सारा जो चतुष्क है ये कैलोज नामक पदार्थ के द्वारा क्या होता है, एक दूसरे से जुड़ा हुआ होता है। अब बात करें ये मोनोकोट में होता है, तो मोनोकोट प्लांट हो गया, जैसे जियामेज, जैसे क्या हो गया, जियामेज। अब दूसरा पढ़ते हैं युगपत या फिर समक्षणिक प्रकार का विभाजन।
ठीक है। ये होता है डाइकोट प्लांट में। ये किन में होता है? ये डाइकोट प्लांट में होता है। इसमें क्या होता है, पहले विभाजन के पश्चात किसी प्रकार की पट्टिका का निर्माण नहीं होता है, किसी प्रकार की कोई भित्ति या फिर पट्टी का निर्माण नहीं होगा। इसमें कोशिका के अंदर जो केंद्रक होता है, केंद्रक का विभाजन होगा, लेकिन किसी प्रकार की पट्टिका का निर्माण नहीं होगा। ठीक है। और एक विभाजन के पश्चात जब दूसरा विभाजन होगा तो 4 पुत्री केंद्रकों का निर्माण हो जाएगा। एक केंद्रक से 2 केंद्रक और 2 से कितने केंद्रक बन गए? पहला विभाजन हुआ तो 1 केंद्रक से 2 केंद्रक बने। अब इन दोनों में विभाजन होगा तो कितने केंद्रक बनेंगे? 4 केंद्रक बनेंगे। कितने केंद्रक बनेंगे? 4 केंद्रक बनेंगे। ठीक है। यानी बीजाणु जो मात्र जो कोशिका है वो 4 भागों में क्या हो जाती है? विभक्त हो जाती है, 4 भागों में बढ़ जाती है। और फिर क्या होता है इसके अंदर? इसमें अभिकेंद्रीय भित्ति का निर्माण होने लग जाता है। ठीक है। अभिकेंद्रीय भित्ति के निर्माण के पश्चात जो 4 पराग कणों का जो निर्माण हुआ है, ये 4 पराग कण इस प्रकार से विन्यासित होते हैं कि हमको एक तल से देखने पर केवल 3 ही नजर आएंगे। कितने नजर आएंगे? केवल 3 ही पराग कण आएंगे, चौथा नजर नहीं आएगा। जैसे आपने ब्रह्मा जी को देखा है, ब्रह्मा जी के केवल 3 चेहरे नजर आते हैं, पीछे वाला नजर नहीं आता है। वही स्थिति यहाँ पे होती है। यहाँ पे केवल 4 पराग कण में से एक तल से देखने पर हमें स्पष्ट रूप से केवल 3 ही नजर आते हैं, चौथा नजर नहीं आता है। और ये किस में होता है? ये डाइकोट प्लांट्स में होता है। अगर इसका एग्जाम्पल देखें तो निकोटेना टोबेक्टम, मेलिलोटस एल्बा, ये क्या है? इसके उदाहरण है। अभी चित्र के माध्यम से देखना चाहो तो ये देखिए, ये सबसे पहले कौन सा है? उत्तरोत्तर विभाजन का है। और ये कौन सा है? युगपत विभाजन का। एक मदर सेल है, मदर सेल के केंद्रक में विभाजन हुआ, 2 केंद्रक बने, दोनों केंद्रकों के बीच में पट्टिका का निर्माण हुआ। पट्टिका के निर्माण के पश्चात क्या होगा? इस पट्टिका के ऊपर कैलोज का निक्षेपण होगा। विभाजन के पश्चात 2 कोशिकीय संरचना बनती है जिसको द्विक कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है? द्विक कहा जाता है। ठीक है। इस द्विक वाली कोशिका के जो केंद्रक होते हैं इनमें भी विभाजन होता है। और विभाजन के पश्चात कितनी कोशिकाएं बनती हैं? 4 प्रकार की कोशिकाएं बनती हैं। माइक्रोस्पोर, एक तल से देखने पर चारों हमें स्पष्ट रूप से क्या आते हैं? नजर आते हैं। ठीक है। अब इधर देखिए दूसरे वाले को, एक कोशिका है, कोशिका के केंद्रक में विभाजन हुआ, केंद्रक में विभाजन से 2 केंद्रक बने, लेकिन केंद्रकों में विभाजन के पश्चात किसी प्रकार का कोई भी पट्टिका का निर्माण नहीं हुआ है, किसी प्रकार की कोई कैलोज परत का निक्षेपण यहाँ पे नहीं हुआ है। उसके बाद ये जो केंद्रक थे इनमें दूसरा विभाजन होगा और 4 केंद्रक बन जाएंगे। कितने केंद्रक बनेंगे? 4 केंद्रक बनेंगे। इन 4 केंद्रकों में क्या होता है? अभिकेंद्रीय भित्ति का क्या होने लग जाता है? निर्माण होने लग जाता है। अभिकेंद्रीय भित्ति से कितने बनते हैं? ये 4 परागकणों का निर्माण होता है। लेकिन इनकी स्थिति कैसी होती है? देखने पर एक तल से केवल 4 ही नजर आते हैं, एक तल से देखने पर केवल 3 ही नजर आते हैं, चौथा नजर नहीं आता है। तो ये था लघु बीजाणु जनन। ठीक है। और ये जो लघु बीजाणु का जो जनन था, अब लघु बीजाणु की जो अगर हम संरचना को देखते हैं या फिर इसके चतुष्क को देखें, ये क्या हो गया? माइक्रोस्पोर टेट्राइड हो गया। ये माइक्रोस्पोर का क्या हो गया? चतुष्क हो गया। ये माइक्रोस्पोर की चतुष्क की जो संरचना है, इसका जो विन्यास होता है ये 4-5 प्रकार का होता है। जैसे टी टाइप का भी होता है, क्रोशित भी होता है। ठीक है। अभिकेंद्रीय भी, रेखीय चतुष्क भी होते हैं, समद्विपार्श्विक भी होते हैं, और साथ में चतुष्फलकीय भी हो सकते हैं। ठीक है। इस प्रकार से हमारा लघु बीजाणु जनन क्या हो जाता है? यहाँ पे समाप्त हो जाता है। अब लघु बीजाणु जनन के पश्चात हम जो अगली जो हमारी क्लास आने वाली है उस क्लास में हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ पोलन। जो पराग जो कण है, जो पोलन जो ग्रेन है, उसकी क्या पढ़ेंगे? स्ट्रक्चर का अध्ययन करेंगे। ठीक है। जब तक के लिए